Good morning students. Once again you are welcome to Shikhar ICS online, where we are preparing for civil services prelims examination, particularly the prelims examination conducted by MPPSC for state civil services. And for last few classes we are studying different topics of history of ancient India. प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे और आज उसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत का, और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, ऐसा माना जाता था कि कई वर्षों तक ये माना गया कि भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल जो है वो वैदिक सभ्यता है, वो वैदिक काल है। लेकिन फिर कुछ खोज हुई है, कुछ डिस्कवरीज हुई है, जिसके कारण फिर ये पता लगा कि नहीं, देयर वाज ए सिविलाइजेशन इवन बिफोर द वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता के पहले भी एक सभ्यता है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई है, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, इसके नाम के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, और फिर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर निर्माण है वो किस प्रकार का है, द प्लानिंग ऑफ सिटी, हाउ द सिटी ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वे आर प्लान्ड, एंड देन वील सी देयर उनका कुछ धार्मिक जीवन देखेंगे और कुछ आर्थिक जीवन देखेंगे। सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता, फिर भी राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ विचार पढ़ेंगे हम, और पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ, हाउ इट वाज डिक्लाइंड। थोड़ा सा इसके कालखंड के बारे में भी देखेंगे कि इसका काल क्या है। ठीक है, देखिए, ऐसा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई वर्षों तक लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन फिर जब भारत में रेल लाइनें बिछाई जा रही थी तब जो है पश्चिमोत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कुछ जगह पर ऐसे टीले दिखाई दिए जिसके बारे में लोगों को शक हुआ कि साहब ये जो है यहाँ पर हो ना हो कोई पुरानी सभ्यता रही होगी। तो उन्हीं रेल लाइनों के निर्माण के दौरान जो है एक चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति था। चार्ल्स मैसन रहा होगा रेलवे में, चार्ल्स मैसन। इसने जो है उन टीलों की खोज की, उन टीलों को देखा और उनके बारे में लोगों को जानकारी दी कि यहाँ कोई पुरानी सभ्यता, कोई पुराना सिविलाइजेशन होना चाहिए। बाद में फिर कुछ जो पुरातत्वविद थे, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खोज की, और इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी। इन्होंने जो है हड़प्पा, पंजाब में जो है हड़प्पा नाम की जगह पर जो है एक सभ्यता की खोज की, उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा नाम की जगह पंजाब में दयाराम साहनी ने देखा कि वहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे थे, पुराने आवास पाए गए, उनके जीवन पद्धति से संबंधित कई पुरातात्विक अवशेष, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो पाए गए। लेकिन चूंकि इस समय जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के जो चेयरमैन थे, ये बात है 1922 की, 1922 की, और इस समय जो पुरातत्व विभाग थे उसके अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। इसलिए जॉन मार्शल और दयाराम साहनी दोनों को श्रेय दिया जाता है हड़प्पा की खोज का। एंड हड़प्पा इज द वेरी फर्स्ट प्लेस विच वाज डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान रखिए, इसके बाद फिर कई क्षेत्रों की खोज हुई है। अभी हम देखते हैं कौन कौन से नगर यहाँ पर मिले हैं, तो उनकी खोज हुई है बाद में। लेकिन पहला शहर ये था, पंजाब में था। और इसके बाद जो क्षेत्र मिले हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो मिला हो, चानूदड़ो मिला हो, या आपके जो मांदा मिला हो, ऐसे कई क्षेत्र मिले, और कालीबंगा मिला हो, ऐसे कई क्षेत्र मिले
सिंधु घाटी सभ्यता के, जो सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के घाटियों में थे, which were situated either in the valley of Indus Valley, Indus River, or in the tributaries of Indus River, and that is why this civilization was earlier termed as Indus Valley civilization. सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों की घाटियों में मिलने के कारण इस सभ्यता का आरंभिक नाम जो रखा गया वो रखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन बाद में देखा गया कि कई क्षेत्र इससे बाहर भी हैं, जैसे आलमगीरपुर है मेरठ में, वो तो बिल्कुल ही सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु नदी से बहुत दूर है। या गुजरात में लोथल में जो मिले क्षेत्र, रंगपुर मिला है, रोजड़ी मिला है, या महाराष्ट्र में दैमाबाद जो मिला है, इनाम गांव जो मिला है, तो ये सब क्षेत्र जो है बिल्कुल दूर है सिंधु नदी से। तो फिर ये पाया गया कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहा जा रहा है ये केवल सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों तक सीमित नहीं है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड इन द इंडस वैली और ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, रेदर इट इज़ स्प्रेड फॉर मोर। तो फिर जो है इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन लगा कि नाम ठीक नहीं है, तो फिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो आजकल इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो नाम की बात करें तो शुरू में तो सिंधु घाटी सभ्यता था, बाद में हड़प्पा सभ्यता इसका नाम हो गया। लेकिन आप देखिए कि इस सभ्यता को और भी कई नामों से जाना जाता है। ये सभ्यता विश्व की ऐसी पहली सभ्यता है जिसमें किसी एलॉय का प्रयोग किया गया, किसी मिश्र धातु का प्रयोग किया गया, और वो मिश्र धातु थी कांसा। कांसा कह लीजिए, ब्रॉन्ज कह लीजिए। तो ये पहली सभ्यता है जिसने कांसे का प्रयोग किया है, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज दे फर्स्टली यूज्ड ब्रॉन्ज। ठीक है, एक नाम ये भी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बताता हूं। इतिहास को, खासतौर पर प्राचीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। इतिहास का वो पक्ष जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, देयर इज नो रिटन एविडेंस, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल कह लीजिए, या दोनों को जोड़ लेते हैं तो वो प्रागैतिहासिक काल हो जाता है। और दूसरा वो भाग जिसमें लिखित साक्ष्य मिलता है तो उसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों के बीच की अवस्था है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखित साक्ष्य मिलते तो हैं, यहां पर कई मुद्राएं, कई सील ऐसी मिली है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं चलता। They are made several attempts to read the script of Indus Valley civilization, but they could not. पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिलते तो हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। There are written evidences but could not be read. इसलिए जो है इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, या आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से संबंधित कुछ चीज। क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया कि ये पश्चिमी भारत में है और पश्चिमोत्तर भारत में है। ठीक है, और अभी मैं आपको क्षेत्र के बारे में, इसकी सीमाएं और हम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो उसका काल है कि क्या कालखंड है इस सभ्यता का, किस काल की है ये सभ्यता। तो किस काल की है ये सभ्यता, चूंकि लिखित साक्ष्य है नहीं तो पता करना बड़ा क्या है, कठिन है। लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारी ऐसी तकनीक विकसित हो गई है, यूरेनियम फ्यूज़न मेथड है, या आप देखिए कि कार्बन डेटिंग है, ऐसे पोटेशियम ऑर्गन मेथड है। देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ डेटिंग ए सिविलाइजेशन। किसी क्षेत्र का, किसी एविडेंस के आयु को पता करने के बहुत सारे
तरीके हैं जिनको हम डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग का आपने नाम सुना होगा खास तौर पे। तो इसके आधार पे पता लगा लेते हैं। तो अलग अलग लेकिन जो पुरातत्वविद है, विद्वान है, उन्होंने इसके अलग अलग कालखंड बताए। जैसे जॉन मार्शल ने इसके काल के बारे में कहा। जॉन मार्शल जो मैंने पहले ही बताया एक बड़े प्रसिद्ध पुरातत्वविद है, उनके अनुसार इसका काल 3250 बल्कि 3200 से लेके 2700 BC तक था। 3200 to 2700 BC या ईसा पूर्व कह लीजिए हिंदी में, ये कालखंड है मार्शल के अनुसार। लेकिन बाद में लोगों ने कार्बन 14 के आधार पे यहाँ पर पाए जो जैविक अवशेष होंगे, जीवाश्म होंगे, उसके आधार पर जो है डेटिंग की, कार्बन डेटिंग के आधार पे, तो फिर ये पता लगता है कि लगभग 2350 से लेकर 1750 तक ये सभ्यता रही होगी ईसा पूर्व में, BC में। तो कार्बन डेटिंग को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसका काल बताया है। तो ये तो हो गया नाम, क्षेत्र, काल। प्रमुख क्षेत्र कौन से? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इट इज़ एन अर्बन सिविलाइजेशन। शहर पाए गए, शहर, गांव नहीं मिले, शहर मिले। तो यहाँ जो सभ्यता है, इसमें सबसे पहले तो हड़प्पा खोजा गया जो पंजाब में है, शाहीवाल जिले में। अक्सर ध्यान रखना, सभ्यता जब पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि ये क्षेत्र कहाँ है, किस जगह पर स्थित है। अक्सर कई बार नदी भी पूछते हैं, कौन सी नदी के किनारे है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि इसकी खोज किसने की है, हु डिस्कवर्ड दिस रीजन, दिस प्लेस। तो जैसे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है पंजाब में है और शाहीवाल ज़िले में है। शाहीवाल आपने पढ़ा होगा, शाहीवाल नस्ल की क्या चीज़ आती है? शाहीवाल नस्ल जो है उसकी गायें आती, बड़ी प्रसिद्ध है भारतीय गायों में। तो शाहीवाल ज़िले में है, रावी नदी के किनारे। और इसकी खोज तो मैंने बताया ही है आपको कि दयाराम साहनी ने की है और जॉन मार्शल ने की है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो एक बड़ा प्रमुख क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो जो है वो जो है सिंध में है, पाकिस्तान वाला सिंध में है, लरकाना ज़िले में, और सिंधु नदी के किनारे ही है। और उसकी खोज की है RD बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी, उन्होंने इसकी खोज की है। इसके अलावा आप देखिए चान्होदड़ो है। चान्होदड़ो जो है ये भी सिंध में है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, और लेकिन इसकी खोज की है मजुमदार ने, ठीक है, MD मजुमदार ने खोज की है। और इसके अलावा फिर आप देखिए जैसे कालीबंगा है, राजस्थान में है, श्री गंगानगर ज़िले में, राजस्थान के, और इसकी खोज की है अमलानंद घोष। वैसे बी लाल का नाम भी साथ में थे, बी लाल, तो उनका नाम भी मिलता है, अमलानंद घोष, बी लाल। और इसके अलावा आप देखिए कि हरियाणा में बनवाली नाम की जगह है, बनवाली हरियाणा के हिसार ज़िले में है, और इसकी खोज की है RS बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और इसके अलावा मांदा नाम की जगह है। मांदा जो है वो जम्मू में है, चिनाब नदी के किनारे। मैं नदी बताना छूट गया, कालीबंगा जो है ना वो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नाम की नदी है। और जो बनवाली है वो सरस्वती नाम की लोकल रिवर है, वो उसके किनारे है। और मांदा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, मांदा जम्मू में है। और इसकी खोज YD शर्मा ने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने। ऐसे ही आप देखिए आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, आपके मेरठ ज़िले में, UP के। और इसकी खोज की है, इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने ही की है। और इसके अलावा आप देखिए कि रोपड़ नाम की जगह है, रोपड़, और रोपड़ जो है वो है पंजाब में, पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। YD शर्मा ने खोज की है उसकी भी। और इसके अलावा गुजरात में कुछ क्षेत्र है, जैसे लोथल है, बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में, काठियावाड़ में। और उसकी खोज की है, लोथल की खोज की है श्री रंग राव ने, SR राव, श्री रंग राव। इसके अलावा रंगपुर है गुजरात में ही, जिसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने की है।
और काठियावाड़ में ही है। और इसके अलावा रोजड़ी नाम की जगह है। अब जैसे रोजड़ी गुजरात में है, सुरकोटड़ा गुजरात में, कच्छ में सुरकोटड़ा, और उसकी खोज जगतपति जोशी ने की। और यहीं कच्छ में ही, गुजरात के कच्छ में ही एक बड़ा प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है धोलावीरा। आजकल टूरिज्म के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और धोलावीरा जो है शायद सबसे बड़ा शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और धोलावीरा की खोज की है आपके RS बिष्ट ने, वही रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कुछ क्षेत्र है, ख़ासतौर पे सुतकांगेडोर है, या एक बालाकोट नाम की जगह है। बालाकोट ये जो POK वाला बालाकोट नहीं है, ये जो है मकरान का बालाकोट है जो समुद्र तट पर है। और बालाकोट है, और सुतकांगेडोर है, और सोतका कोह है, सब पाकिस्तान में है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र है, दैमाबाद, इनाम गांव, ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र है। तो अगर अब सीमा की बात करें तो सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है वो मांदा है, और सबसे दक्षिणी जो है वो दैमाबाद है, और सबसे पश्चिम में जो है वो सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के। और सबसे पूर्वी क्षेत्र बात की जाए तो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर है। और इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण की। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण बहुत प्रसिद्ध और बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ समकालीन सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसको हम सुमेरिया की सभ्यता कहते हैं इराक में, वो इसकी समकालीन सभ्यता है। या मिस्र की जो सभ्यता है, नील नदी की, नाइल सिविलाइजेशन बोलते हैं, नाइल वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये इसकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, समकालीन सभ्यताएं हैं। लेकिन उनमें ऐसा नगरीय निर्माण नहीं मिलता है, इतना व्यवस्थित नगर निर्माण नहीं मिलता है जितना सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण जो है बहुत रोचक विषय है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर जो मिले हैं वो मोस्टली टीलों पर बनते थे। नदियों के किनारे होते थे लेकिन टीलों पर बनाए जाते थे। कारण स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है, ताकि नदियों में आने वाली बाढ़ से बचा जा सके। तो अक्सर ऐसे टीलों पर बने होते थे, और जनरली 2 टीले पाए गए अधिकांश जगह पर। धोलावीरा में 3 टीले मिले हैं, लेकिन जनरली 2 टीले मिले हैं। इसमें से एक टीला जो है कवर्ड होता था, ऐसा एक बाउंड्री वॉल के द्वारा ऐसा कवर होता था। जैसे किले से किसी जगह को घेर दिया जाता है ना, इसी को दुर्गीकरण बोलते हैं या किलेबंदी बोलते हैं। तो किलेबंदी पाई जाती थी। इसलिए आप देखो कि अगर ऋग्वेद से जोड़ के देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद के निर्माता आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि लोग किलों में रहते हैं, जिनको पुर कहा गया। पुर, फोर्ट्स को पुर कहा जाता है। संस्कृत में किले का मतलब ही, किले को पुर ही कहा जाता है, इसलिए पुर शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये लोग किले में रहते थे। लेकिन जो नगर होते थे वो 2, ये वाला हिस्सा जो है ये फोर्टिफाइड नहीं है, इसका फोर्टिफिकेशन नहीं है, इसका दुर्गीकरण नहीं होता था। तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यहाँ अक्सर बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, जो शायद सार्वजनिक भवन थे, जो शायद शासक लोगों के भवन थे, और यहाँ सामान्य जन रहते थे। कॉमन पीपल वेर रिसाइडिंग इन दिस पार्ट ऑफ द क्लिफ। ये इस तरह के नगर होते। अब यहाँ नगरों में एक तो बहुत अच्छी सड़कें मिली हैं, सड़कों का अच्छा निर्माण है, और सड़कें बिल्कुल वैसी जैसे आधुनिक सड़कें होती ना, जो रेक्टेंगल पर एक दूसरे को काटती है, जैसे ऐसी सड़कें होती है। आप देखिए हमारी जो सड़कें हैं ऐसी, ठीक है। तो ऐसे रेक्टेंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई सड़कें, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। कुछ जगह पर इन सड़कों को इस तरह से भी जोड़ा गया है, इस तरह से भी, इस तरह से भी,
इसको कुछ इतिहासकारों ने, खासतौर पे बनवाली में इस तरह, खासतौर पे मोहनजोदड़ो में ऐसा मिला है, तो इसको लोगों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया है। ऑक्सफोर्ड शहर में इस तरह की व्यवस्था होगी, बाद में कई शहरों में ऐसी व्यवस्था, आप दिल्ली में देखिए कनॉट प्लेस जो है उसको कनॉट सर्कस कहते हैं, वहाँ भी ऐसे रोड है, ठीक है। तो इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया। बनवाली में ज़रूर कुछ जगह ऐसी सड़कें हैं जो उसमें कई सड़कें एक दूसरे को काट रही है, तो ये स्टार जैसी व्यवस्था बनवाली में पाई गई। तो सड़कें जो है अच्छी सड़कें हैं। और दूसरा ये कि सड़कों के किनारे कुछ जगह पर शायद लैंप पोस्ट थे, हड़प्पा में ऐसे साक्ष्य मिले। इसके अलावा फिर आप देखिए कि मकान जो होते थे वो सड़कों पर इस तरफ नहीं बने होते, सड़कों के अंदर पतली पतली गलियां होती थी और इसमें गलियों की तरफ फेस करते हुए मकान होते थे। जो मकान थे दे वर नॉट फेसिंग द मेन रोड, रेदर द हाउसेज वेर फेसिंग द इनर रोड्स ऑफ द कॉलोनी, जैसा आजकल होता है। आजकल देखिए ना, आधुनिक काल में जो कॉलोनियों का प्लानिंग की जाती है उसमें मकानों के जो फेस होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, अंदर की गलियों, अंदर के रोड्स की तरफ होते हैं। बिल्कुल वैसी व्यवस्था थी। फिर खास चीज़ ये है कि यहाँ पर मकान जो है पक्की ईंटों से बनाए गए। ये बहुत आश्चर्यजनक था। पक्की ईंटों का मतलब इंग्लिश में तो इसको बेक्ड ब्रिक्स कहते हैं, यानी ऐसी ईंटें जिनको पकाया गया है, आग में तपाया गया है। तो बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग किया गया। ये भी बड़ा आश्चर्यजनक, क्योंकि इसके पहले दुनिया में कहीं भी कोई किसी भी सभ्यता में ऐसी पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता, ये यहाँ मिलता है। हालांकि देखिए कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग है। कालीबंगा जो राजस्थान में है वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। वहाँ पर फर्श भी ईंटों से बनी हुई है, कालीबंगा की ही बात करें तो। और वहाँ पर कुछ जगह जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स है, वो डेकोरेटेड, उस पर डिज़ाइन बनाई गई, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। कभी पूछे कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो दैट वाज फाउंड इन कालीबंगा, कालीबंगा में किया गया है। तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ किया गया। तो ईंट बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है यहाँ का। फिर यहाँ जो मकान है ना, वो केवल एक मंजिला नहीं है, 3 मंजिला तक मकान है। और कुछ जगह ऐसा मिलता है कि जो छत होती थी वो लकड़ी से बनी होती थी, वुडन होती थी, वुडन रूफ वेयर यूज्ड। लेकिन मकान की 2 बड़ी खास चीज़ थी। एक तो हर घर में स्नान घर होता था, बाथरूम होता था, तो बाथरूम सब जगह था, नहाने के शौकीन थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि घर का पानी, यानी बाथरूम का पानी, रसोई घर का पानी, इसके निकलने के लिए घरों से नालियाँ थी और बाहर जाके बड़ी नाली में, और बड़ी नाली आगे जाके बड़े नाले में, और नाले से बाहर नदियों में मिल जाता था वो पानी। इस व्यवस्था को सिंधु घाटी सभ्यता का जल निकासी प्रणाली कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान रखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी बहुत आश्चर्यजनक है। वो भी विश्व में कहीं नहीं मिला है, वो भी यहाँ का स्पेसिफिक ही है, ठीक है। और इन नालियों में मोखे भी होते थे, मैनहोल्स भी होते थे, सो दैट इट कुड बी क्लीन्ड टाइमली, समय समय पर इसको साफ किया जा सके, तो मोखे की व्यवस्था थी, ठीक है। ये सब कुछ था सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में। नगरों में कुछ बड़े बड़े निर्माण भी थे। आप देखिए कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो में एक ग्रैंडरी मिली है, अनाज के स्टोरेज के लिए बड़े बड़े अन्नागार या अन्न भंडार गृह या वेयर हाउसेस मिले हैं। एंड द वेयर हाउस विच वॉज फाउंड इन मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है कभी पूछे तो दैट इज ग्रैंडरी फाउंड इन मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो ग्रैंडरी मिली है दैट इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। तो इसके अलावा आप देखिए कि ग्रैंडरी कहीं और कई और जगह भी मिली, हम उसको पढ़ेंगे अभी आगे जाके। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार भी मिला है, स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहते हैं उसको, शायद
कोई स्विमिंग पूल जैसा था जो शायद सामूहिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था, वो भी मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये इनका नगर निर्माण है। धार्मिक जीवन की बात करें, देखिए धार्मिक से पहले हम आर्थिक जीवन पढ़ रहे हैं, फिर धार्मिक जीवन पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो नगरीय सभ्यता के लोग थे, तो उनकी इकोनॉमी उद्योग और व्यापार पर आधारित है। कितना आश्चर्यजनक, आज से लगभग 4400-4500 साल पहले की सभ्यता नगरीय थी, औद्योगिक थी और व्यापारिक थी। It was an urban civilization, it was an industrialized civilization and it was a traders civilization। ठीक है, आज से इतने साल पहले भी, ये बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन उनकी जो बेस थी वो कृषि और पशुपालन में भी थी, तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वाज देयर। कृषि के साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर। आप देखिए कालीबंगा में, ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ इनको याद कर लीजिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कालीबंगा जो है, जो राजस्थान में है, वहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। किसी खेत में हल चला दिया जाए तो उसमें रेखाएं बन जाती, लाइंस बन जाती है। तो हलों को जोते जाने की जो लाइन थी वो खेतों में मिली है कालीबंगा में। इसी तरह से आप देखिए कि मोहनजोदड़ो में एक हल भी मिला, प्लाऊ। ये सब कृषि के साक्ष्य है। बनवाली में भी एक हल मिला है, लेकिन वो खिलौना है, वो टॉय है जो मिट्टी से बना हुआ है, बनवाली में यानी हरियाणा में। लेकिन कृषि का सबसे बड़ा साक्ष्य तो यहाँ पाए जाने वाले अन्नागार है। मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है। हड़प्पा में अन्नागार मिला है ऐसा जिसमें 6-6 कमरे थे, 6 कमरे इधर 6 कमरे इधर, ऐसे 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है। और उस अन्नागार के बाहर एक ऐसा चबूतरा जैसा है, देयर इज अ काइंड ऑफ रैम्प विच वॉज यूज्ड फॉर द थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन्स। थ्रेशिंग के लिए यूज किया जाता था, गहाई के लिए यूज किया, दामन के लिए यूज किया जाता था, वो भी मिला है। इसी के सामने श्रमिकों के घर भी मिले जो शायद कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाते थे। तो ये सब कृषि के साक्ष्य है। यहाँ कई अनाज मिले। आप देखिए कि हड़प्पा में कई प्रकार के अनाज, यहाँ पर गेहूँ मिला है, यहाँ पर जौ मिली है, यहाँ पर तिल मिली है, राई मिली है, यहाँ पर कुछ जगह पर खजूर के साक्ष्य भी मिले, डेट्स के। ठीक है, और सबसे खास चीज़ है कि ये कपास भी उगाते थे। अब इस दृष्टि से भी ये पहली सभ्यता है, विश्व की पहली सभ्यता है जो कपास का उत्पादन करती थी, कॉटन का। पूरे दुनिया में पहली सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो कृषि कार्य यहाँ पर हो रहा था, हालांकि मुख्य व्यवसाय नहीं था। पशुपालन भी था, ध्यान रखिए। गाय यहाँ पर पाली जाती थी, क्योंकि हालांकि गाय के सीधे प्रमाण नहीं है, पर अधिकांश सीलों पर सांड के चित्र है, कुबड़ वाला सांड। तो गाय होगी तभी तो सांड होगा। ठीक है, तो गाय भी थी, भैंस भी था यहाँ पर, और ऊँट भी है, खासतौर पे आमरी में, और जो कोटदीजी जो सिंध में कुछ क्षेत्र है यहाँ पर ऊँट मिले हैं। आप देखिए बारहसिंगा भी, हाथी पालने के भी साक्ष्य मिले हैं सिंध में कुछ जगह पर, महाराष्ट्र में कुछ जगह पर हाथी पालने के साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि और पशुपालन यहाँ पर था। उद्योग बड़ा जबरदस्त रूप से विकसित था। इंडस्ट्रीज, देखिए इंडस्ट्रीज विकसित तब होती है जब आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफ़ी कुछ विकसित थी, और प्रत्येक प्रकार का काम होता था, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे पत्थर का काम हो, चाहे धातु का काम हो, चाहे नाव बनाने का काम हो, सब कुछ था, चाहे सीप से सामान बनाने का काम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर धातु कर्म, मेटल वर्क जो है वो काफ़ी था। लोथल में और हड़प्पा में मेटल वर्क के साक्ष्य बहुत मिलते हैं। हड़प्पा में आप देखिए एक तांबे की बत्तख मिली है, डक, जो तांबे से बनी हुई। ठीक है, ऐसे ही हड़प्पा में ही तांबे का एक इक्का मिला है। इक्का मतलब
एक तांगा नाम की चीज़ होती थी, अब तो पता नहीं आप समझते भी है कि नहीं। एक घोड़ा लगाते हैं उसमें और गाड़ी होती है एक घोड़े से चलने वाली, टोंगा बोलते हैं इंग्लिश में, तांगा बोलते हैं। कुछ जगह इधर दिल्ली में, पंजाब में इक्का भी बोलते हैं, क्योंकि एक घोड़ा चलाता है उसको। तो वो मिला है हड़प्पा में, तांबे का बना हुआ। आप देखिए कि लोथल में ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं तांबे की वस्तुएं के, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के उपकरण मिले हैं। बल्कि लोथल में तो एक जगह ऐसी फर्नेस, ऐसी भट्टी भी मिली है जहां तांबा गलाया जाता था। तो तांबे की फैक्ट्री मिली है, तांबे के उपकरणों की फैक्ट्री मिली है कहाँ पर? लोथल, यानी गुजरात के लोथल में, जो भोगवा नदी के किनारे है, काठियावाड़ में। कांसा मिला है। कांस्य सभ्यता तो कहते हैं दुनिया की पहली सभ्यता है जिसने मिश्र धातु का निर्माण किया, एलॉय का उपयोग किया, और उस कांसे से कई वस्तुएं बनाई। कांसे से बनी हुई एक डांस करती हुई, एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। उसको डांसिंग डॉल कहते हैं, या कांसे की नर्तकी बोलते हैं। वो कभी जो है उसकी बड़ा एक मज़ेदार इतिहास है कि वो बीच में ब्रिटिश सरकार अपने साथ ले गई थी और वो बर्मिंघम के रानी का जो संग्रहालय है वहाँ रख दिया गया था। लेकिन उसको अभी पिछले कुछ वर्षों में उसे भारत सरकार ने वापस प्राप्त कर लिया है, कांसे की नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो ये जो है कांसे का काम यहाँ पर काफ़ी था। और इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर पत्थर की वस्तुएं बनाने का, खासतौर पे पत्थर से मनके बनाते थे। आप कह सकते हैं बीड्स जो माला में बनाए पुरोए जाते हैं, वो मनके या बीड्स बनाने का कारखाना था। स्टोन बीड्स बनते थे, गोमेद से बनते थे और क्वार्ट्ज से बनते थे। गोमेद होता है और क्वार्ट्ज जिसको स्फटिक कहते हैं, और एक लाजवर्द मणि होता था जिसको लेपिस ल्यूजली कहते हैं। ये इन सब से जो है पत्थरों से मनके बनाने का कारखाना दो जगह मिला है। एक तो चानुदड़ो में मिला है, चानुदड़ो सिंध में, और एक लोथल में गुजरात में। यहाँ पर बनाए जाते थे मनके बनाने का कारखाना मिला, बीड्स का कारखाना मिला है। इसके अलावा आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सीप का भी सामान बनता था। सीपों से बने हुए चाकू, सीपों के कुछ दूसरे सामान बालाकोट में खासतौर पे, लोथल में खासतौर पे दो जगह सीप के सामान मिले हैं। तो सीप से भी सामान बनाने के कारखाने थे। और नाव बनाने का कारखाना था। नाव बनाने का कारखाने के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। एक्चुअली लोथल में एक मिला है गोदीबाड़ा हार्बर, बंदरगाह कह लीजिए, यहाँ पर नावें मिली है। नाव को रोकने वाले लंगर, एंकर कहते हैं जिनको। एंकर का आजकल कुछ और अर्थ होता है, लेकिन एंकर यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है लोहे का बड़ा सा, जिसको ज़मीन में डाल देते हैं तो अंदर जाके तलहटी में गड़ जाता है और उसके कारण जो जहाज होता है वो एक जगह स्थिर रहता है समुद्र में। तो एंकर मिला है। ये सब लोथल में मिला है। नाव बनाने का कारखाना भी लोथल में मिला है। ठीक है, आप देखिए कि लगभग उसी जगह पर आजकल वेरावल में जहाज बनाए जाते हैं। वेरावल जो सोमनाथ मंदिर के पास है, वहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं। तो जहाज बनाने के कारखाने भी थे। और फिर इसके अलावा कपड़ा बनाने के कुछ साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। ख़ासतौर पे लोथल में ही मिला है एक जगह, और मोहनजोदड़ो में एक जगह सूत कता हुआ, धागा बना हुआ, वो मिला है, एक मटके में मिला है। और दूसरा लोथल में एक अर्दन पॉट ऐसा मिला, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इस काल में मिट्टी के बर्तन की भी कला थी, अभी पढ़ते हैं उसको, जिसके ऊपर आप देखिए ना, गीली मिट्टी के बर्तन को अगर आप किसी कपड़े के ऊपर रख देंगे तो कपड़े की जो धागों की डिज़ाइन है, बुनाई है, वो पूरी मिट्टी पर छप जाती है। ठीक है, तो ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर कपड़े यूज़ किए जाते होंगे। और कॉटन की खेती होती थी, वो भी इसका प्रमाण है। तो कपड़ा भी बनाया जाता, तो कपड़े की बुनाई यहाँ पर ये लोग कर रहे थे। मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे लाल काले मृदभांड मिले, रेड एंड ब्लैक अर्दनवेयर वेयर फाउंड। आपने पढ़ा होगा कहीं, कई सभ्यताओं की पहचान है उस काल में पाए जाने वाले अर्दनवेयर। तो सिंधु घाटी सभ्यता मिले लाल और काले मृदभांड।
और यहाँ जो मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनकी खासियत, जो सबसे खास चीज़ है वो ये कि टेक्निकली साउंड थे एंड दे वर मेड ऑन पॉटर्स व्हील। जो कुम्हार का चाक होता है ना, जो घूमता है और उस पर मिट्टी के बर्तन, आजकल मटके वगैरह बनाए जाते हैं, तो कुम्हार के चाक पर बनाए गए। तो इस दृष्टि से भी भारत की पहली सभ्यता है। इसके पहले की जो सभ्यता थी ताम्रपाषाण काल, उसमें बर्तन बनाए गए बट दे वर नॉट मेड ऑन व्हील। लेकिन यहाँ पर मिट्टी के जो पॉटर्स व्हील होता है उस पर मिट्टी के बर्तन अर्दनवेयर बनाए गए। कैसे पता सर? इसलिए पता क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल होते थे। जो भी अर्दन पॉट बनाया जाएगा पॉटर्स व्हील्स पर, उसमें एक सिमेट्री पाई जाएगी, तो वो सिमेट्री यहाँ पर थी। इसके अलावा आप देखिए कि व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बड़ा जबरदस्त था। सिंधु घाटी सभ्यता में केवल देश के अंदर जो वर्तमान भारत है यहाँ तो था ही, देश के बाहर भी था, और उसके प्रमाण है। आप देखिए कि जो सुमेरिया सभ्यता है, देखिए सुमेरिया सभ्यता या इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कह लीजिए। सुमेरिया एक क्षेत्र है इराक में, दो नदियों के बीच में है, टिग्रिस है और यूफ्रेटस है। उसको दजला और फरात बोलते हैं अरबी में। उन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है सुमेरिया। वहाँ एक सभ्यता विकसित हुई थी लगभग इसी काल में। वहाँ के लिखित साक्ष्य मिले हैं। वहाँ सोरगोन वंश के शासक होते थे, तो उन सोरगोन युग के कुछ लेख मिले हैं। सोरगोन, इस युग के कुछ लेख मिले। इन लेखों में ये पता लगता है कि मेलुहा, दिलमुन और माकन, इन क्षेत्रों के बीच नावों से व्यापार होता था। मेलुहा, दिलमुन और माकन के बीच, ठीक है, इनके बीच व्यापार हुआ करता था। और आजकल फिर बाद में लोगों ने अनुमान लगाया, उसको अध्ययन करने के बाद, कि जो मेलुहा है वो मोहनजोदड़ो है। मेलुहा जो है शब्द मोहनजोदड़ो के लिए उपयोग किया गया। तो एक प्रमाण तो ये है। दूसरे प्रमाण आप देखिए कि दूसरे देशों की मुद्राएं भारत में मिली है या सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में मिली है। जैसे फारस की मुद्रा, पर्सिया, ईरान, यहाँ की मुद्रा मिलती है आपके लोथल में। ऐसे ही कालीबंगा में मुद्रा मिली है मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया सभ्यता की। यहाँ पर ऐसी सिलिंड्रिकल बेलनाकार मुद्राएं होती थी, वो यहाँ पर मिली है। और यहाँ की मुद्रा मिस्र में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता में बार बार एक मुद्रा का शब्द आएगा जिसको सील कहते हैं। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता में कई मिट्टी से बने हुए, मिट्टी और फिर उसको पकाया गया, यानी टेराकोटा बोल लीजिए, पकी हुई मिट्टी की कुछ मुद्राएं मिली है। या पत्थर से भी, स्टीएटाइट पत्थर, सेलखड़ी नाम के पत्थर पर बनाई हुई मुद्राएं मिली है, जिस पर कुछ लिखा है, कुछ चित्र बने हैं। वो चित्र, वो जो लिखावट है, वो जो चित्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो ये सील जो है मिस्र में मिली है। तो ये चीज़ें शो करता है कि साहब इनके बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन होता था, तभी तो मुद्राएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। ठीक है। दूसरा, बंदरगाह पाए गए। बंदरगाह भी तो आखिर उस समय तो कोई टूरिज्म होता नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह केवल मजे करने के लिए थोड़ी जाते थे, व्यापार के लिए जाते थे लोग। तो दो जगह आप देखिए, गोदीबाड़ा मिलता है हमारे यहाँ, लोथल में भी मिलता है, बालाकोट में भी मिलता है। तो यहाँ जो है व्यापार के लिए गोदीबाड़ा पाया जाना जो है ये दर्शाता है कि व्यापार अच्छा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ नापतोल के कुछ चीज़ें भी पाई गई। जैसे तोलने के लिए यहाँ बाट पाए गए, वेइंग वेट्स जो है बाट पाए गए 16 के गुणांक, जैसे 16 ग्राम का, फिर 32 ग्राम का, फिर 64 या 64 ग्राम का या 128 ग्राम का, ऐसे ऐसे पाए गए। ठीक है। तो ऐसे 16 के गुणांक में बाट पाए गए। यह स्केल भी पाए गए, स्केल भी मिले हैं यहाँ पर। खासतौर पे हड़प्पा में तो पीतल का स्केल मिला है, लेकिन लोथल में, बालाकोट में यहाँ सीप के स्केल मिले हैं, बड़ी बड़ी सीप से स्केल। आप देखिए नापना और तोलना कब होता है? व्यापार में ही तो होता है। ऐसे एक दूसरे को सामाजिक तौर पे जब हम कोई चीज़ लेन देन करते हैं तो हम नापते तोलते थोड़ी हैं।
लेकिन व्यापार के लिए चीज़ों को नापा तोला जाता है। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर व्यापार अच्छा था। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी भी यहाँ पर पाई गई जो मूल रूप से यहाँ पाई नहीं जाती थी। जैसे लाजवर्द मणि है, वो अफगानिस्तान में पाई जाती थी, यहाँ पाई नहीं जाती थी। या आप देखिए कांसा है, कांसा बनता है तांबे में टिन मिलाकर। अब तांबा तो यहाँ मिलता होगा, चलिए तांबा तो खेतड़ी से शायद प्राप्त करते थे राजस्थान के, लेकिन टिन तो मिलता था हजारीबाग में, तो वहां से लाते थे। तो इस तरह से इनके पास व्यापार था। और मुद्राएं सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनका व्यापार अच्छा खासा विकसित था। तो कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब चीजें शो करती है यहाँ के आर्थिक जीवन को। धार्मिक जीवन देख लीजिए। देखिए, धार्मिक जीवन में दो चीजें होती है। एक धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ्स। अब रिलीजियस बिलीफ के बारे में तो तभी पता लगेगा जब कोई लिखित साक्ष्य मिलेगी। लेकिन दूसरा होता है रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक क्रियाएं, ठीक है, कर्मकांड वगैरह। तो उसके साक्ष्य यहां पर मिलते हैं और उसके बारे में इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने कुछ अनुमान लगाया। जैसे यहां पर मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। आप देखिए, यहां पर शायद मातृ देवी की पूजा होती थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा से एक टेराकोटा की सील मिली है, उस पर मातृ देवी का चित्र बना हुआ है। एक देवी का चित्र, एक महिला का चित्र है, जिसके वोम्ब से, जिसके गर्भ से जो है पौधा निकल रहा है, जिससे पता लगता है कि शायद ये देवी उर्वरता की देवी होगी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी होगी। लेकिन इतिहासकारों ने उसे नाम दिया मदर गॉडेस या मातृ देवी। ये मिली है हड़प्पा से। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से मदर गॉडेस की एक मूर्ति भी मिली है, काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में, लेकिन मूर्ति मिली है मदर गॉडेस की मोहनजोदड़ो से। आप देखिए, इसी प्रकार यहाँ एक योगी का चित्र भी मिला है, एक मॉन्क का चित्र भी मिला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील में, जिसके चारों तरफ पशु है, हिरण है, भैंसा है, गैंडा है, हाथी है, ऐसे पशुओं से घिरा हुआ है। चित्र में ऐसा दिखाया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये शायद शिव का रूप है। मार्शल नहीं कहा, मार्शल ने इसे आदि शिव कहा है कि दिस इज द अर्ली फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। किसने कहा? जॉन मार्शल ने। कुछ लोग उसे पशुपति का भी रूप कहते हैं, क्योंकि पशुओं से घिरा है। हालांकि पशुपति का अर्थ कुछ और होता है, पर मोटे तौर पे अभी तो यही कि पशुपति भी कहा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर मूर्ति पूजा के साक्ष्य के रूप में दिखाई देती है। लेकिन धर्म की दूसरी चीज़ें भी, जैसे यहाँ पर लगभग हर सील में या हर दूसरी तीसरी सील में कुबड़ वाले सांड का चित्र मिलता है। कुबड़ वाले सांड के चित्र से ये अनुमान लगता है कि ये शायद सांडों को धार्मिक रूप से जो है पवित्र मानते थे, पूज्य मानते थे। दैट वॉज कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। आज भी होता है वैसा, तो सांड को जो है शिव की सवारी मान के लोग उसकी पूजा भी करते हैं। तो सांड मिला, ध्यान रखना, गाय नहीं मिली है। सांड, और वो भी कुबड़ वाला, हम्प वाला, जैसे ऊंट के ऊपर हम्प होता है ना, वैसे आप देखिए कि जो सांड आपको दिखाई देंगे, आप उनके भी हम्प होते हैं ऊंचे ऊंचे। तो सांड भी पवित्र था। पीपल के चित्र मिले हैं कई जगह पर, जो सील मिली है उस पर। एक जगह बलि का चित्र भी मिला है, तो शायद बलि भी देते थे, ठीक है। स्वास्तिक, कई जगह स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। स्वास्तिक जो हमारे भारतीय धर्म में बड़ा पवित्र माना जाता है चिन्ह, ये भी मिला है। कबूतर के चित्र मिले हैं, फाख्ता, तो इससे लगता है कि साहब फाख्ता भी शायद पवित्र रहा होगा। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर धार्मिक क्रियाओं को बताती है। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक बात है, कुछ जगह पर अग्नि कुंड मिले हैं, कालीबंगा में और लोथल में। यहाँ पर फायर पॉट्स मिले। तो कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि शायद ये इनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के अवशेष, रिचुअल्स के अवशेष, यज्ञनाज, हवनाज, हवन करते थे शायद। ये कहाँ मिले? कालीबंगा और लोथल में। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये बाद की सभ्यता है जो
जो है आर्यों के संपर्क में आ गई शायद, और चूंकि आर्य हवन करते थे तो ये भी हवन करने लगे। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं जो धार्मिक क्षेत्र में इनकी दिखाई देती है। लेकिन यहां पर अलग अलग प्रकार के क्रीमेशन, शवाधान मिलना भी इनके अलग अलग धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। अलग अलग प्रकार से शवाधान किए गए। आप देखिए, हिंदुओं में दाह संस्कार होता है, मुस्लिम में, आज की बात कर रहा हूँ, दफन किए जाते हैं, क्रिश्चियन दफन करते हैं, पारसी अपने तरीके से करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे अलग अलग साक्ष्य दिखते हैं। मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में खासतौर पे कब्रिस्तान मिले, मतलब ऐसी जगह मिली जहाँ कई लोगों को दफनाया गया। कब्रिस्तान एच मिला है, एक कब्रिस्तान R37, ऐसे नाम दिए हैं पुरातत्वविदों ने उन्हें। तो ये कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड्स मिले हड़प्पा में। ठीक है, लेकिन कुछ जगह जलाया गया है, तो दाह संस्कार भी था। इसके अलावा आप देखो तरह तरह के और भी चीजें मिली है, जैसे कुछ जगह पर जो है पॉट क्रीमेशन मिलता है। पॉट क्रीमेशन मतलब किसी को जलाया गया और उसकी अस्थियों को एक मटके में रखकर उसे दफना दिया गया। सुरकोटड़ा में ऐसा, गुजरात में ऐसा साक्ष्य मिलता है। सुरकोटड़ा की खोज जगतपति जोशी ने की है, वहां ऐसा साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कुछ जगह पर युगल शवाधान भी मिलता है। ऐसी कब्र मिली है जिसमें स्त्री और पुरुष के कंकाल मिले, यानी युगल रूप से शवाधान किया गया। कालीबंगा में मिला है, लोथल में, कालीबंगा में ज़्यादा मिले हैं, 3 ऐसे मिले हैं, लोथल में भी 2 मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि शायद यहाँ सती प्रथा जैसी कोई सिस्टम थी, ऐसा अनुमान लगाते हैं कुछ इतिहासकार, कि पति मर गया तो शायद पत्नी उसके साथ दफन कर दी गई, या पत्नी मर गई तो उसके साथ पति को दफन कर दिया गया। युगल शवाधान यहाँ पर मिला है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के शवाधान भी इनके धार्मिक। आप देखिए, बनवाली में ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर कब्र के साथ मतलब व्यक्ति के साथ उसकी कुछ कुल्हाड़ियाँ और उसके कुत्ते को भी दफन किया गया। ये दर्शाता है कि ये पारलौकिक सोच भी इनकी डेवलप हो रही थी कि भाई इस लोक में तो जी लिया आदमी, इस लोक में तो ये कुत्ता इसका मित्र था, अब उस लोक में कौन रहेगा, तो कुत्ते को भी उसी के साथ क्या कर दो, दफना दो। ऐसा बनवाली में मिला है, हरियाणा में। ठीक है, तो ये इनका धार्मिक जीवन है। और राजनीतिक रूप से तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, अनुमान ही लगाए गए हैं। जैसे आप देखिए कि व्हीलर ने, मैके ने, इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ राजतंत्रात्मक जीवन होता होगा, राजतंत्रात्मक शासन होता था। गलती हो गई, राजतंत्रात्मक नहीं था बल्कि जनतंत्रात्मक राज्य था, डेमोक्रेटिक रूल था। ऐसा व्हीलर ने भी कहा है, ऐसा आपके मैके ने भी कहा है, अर्नेस्ट मैके जो है। और लेकिन एक स्टुअर्ट पिगट नाम के व्यक्ति है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था, यानी जो रिलीजियस हेड होते थे वो शासन करते, धार्मिक प्रमुखों ने यहाँ पर शासन किया है। तो ये राजनीतिक जीवन के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता, इतना ही पता चलता है। पतन कैसे हुआ? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता 1750 के बाद, 1500-1600 के बाद दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनकी पतन के बाद भारत में आई वैदिक सभ्यता, जो इस सभ्यता की जीवन की तुलना में बिल्कुल अलग थे। वो ग्रामीण थे, वो पशुपालक थे, वो बहुत पिछड़े हुए थे, ये तो बहुत एडवांस थे। तो इस सभ्यता का पतन हुआ है। अब पतन क्यों हुआ, इस बारे में अलग अलग लोग अलग अलग कारक बताते हैं, अलग अलग फैक्टर्स बताते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसने क्या कहा है, निष्कर्ष निकालना तो थोड़ा कठिन है। जैसे आप देखिए कि गार्डन चाइल्ड जो है, एक बड़ा प्रसिद्ध पुरातत्वविद है, गार्डन चाइल्ड जो है, उन्होंने कहा है कि इनका पतन हुआ आर्यों के आक्रमण के कारण, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके पास वैभव था, जीवन बड़ा वैभवशाली था, और लेकिन इनके पास सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे। ये ना लोहे से परिचित थे। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता कुछ चीज़ों को परिचित नहीं थी। इनके पास लोहा नहीं था, इनके पास घोड़ा नहीं था, घोड़े से परिचित नहीं है। हालांकि सुरकोटड़ा में ऐसा प्रमाण मिलता है कि घोड़े के जबड़े की हड्डी मिलती है,
लेकिन सामान्य तौर पर ये घोड़े से परिचित नहीं थे। तीसरी चीज, लोहे से ही परिचित नहीं थे, चावल से भी परिचित नहीं थे। चावल के साक्ष्य यहाँ नहीं मिलते हैं, केवल रंगपुर में और लोथल में कुछ साक्ष्य चावल की भूसी के मिले हैं, बाकी चावल जनरली इनकी कृषि नहीं थी। तो मैं ये कह रहा था कि इनके पास पैसा था लेकिन अच्छे हथियार नहीं थे, क्योंकि लोहे से नहीं परिचित थे। गति भी नहीं थी इनके पास, क्योंकि घोड़े नहीं थे, ट्रैवलिंग नहीं थी। लेकिन जो आर्य आए उनके पास लोहा था, उनके पास घोड़े थे, उन्होंने इनको पराजित किया और इस सभ्यता को नष्ट करके अपनी सभ्यता स्थापित की। ऐसा कहना है गार्डन चाइल्ड का। और गार्डन चाइल्ड जब कहते हैं तो वो इस चीज को प्रमाण देते हैं कि देखो, इन्होंने जो आर्य आए थे उन्होंने इंद्र को पुरंदर कहा है, पुर का इंद्र, यानी पुरों को तोड़ने वाला इंद्र। पुर यानी मैंने शुरू में बताया था आपको कि पुर यानी किले हैं, फोर्ट्स हैं। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किलों में रहते थे, किले जैसे शहरों में रहते थे, इसलिए उन किलों को तोड़ने की आवश्यकता थी। इसलिए इंद्र से पुरों को तोड़ने का आह्वान करते थे आर्य, और उन्हीं आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट किया, ऐसा गार्डन चाइल्ड कहते हैं। कुछ इतिहासकार जैसे मार्शल है, जैसे अर्नेस्ट मैके है, जैसे एस.आर. राव है, ये कहते हैं कि ये सभ्यता बार बार आने वाली बाढ़ के कारण समाप्त हो गई। बाढ़ के कारण बार बार आती थी बाढ़ और इन सभ्यताओं को नष्ट कर देती थी, अल्टीमेटली चले गए। सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता के कई स्तर पाए गए, एक स्तर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसी खुदाई जब वर्टिकल खुदाई की तो उसमें ऐसे अलग अलग स्तर मिले, जिससे पता लगता है, अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये सभ्यता बाढ़ में नष्ट हुई, फिर बसाई गई, फिर बाढ़ में नष्ट हो गई, फिर बसाई गई और अल्टीमेटली खत्म हो गई। तो इसलिए जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव कहते हैं कि बाढ़ के कारण नष्ट हुए। जो अमलानंद घोष है, उनका कहना है कि इस सभ्यता का विनाश हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण, कि यहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं रही और फिर यहाँ जीना, खेती करना संभव नहीं रहा, इसलिए लोग चले गए, सभ्यता नष्ट हो गई। एक कैनेडी नाम के वास्तु पुरातत्वविद है, उन्होंने कहा है कि शायद कोई महामारी आ गई, मलेरिया जैसी कोई महामारी आ गई, उसके कारण ये लोग नष्ट हो गए। तो अलग अलग कारण बताए गए सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के, पतन के। तो ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित सारी चीज़ें, लेकिन इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।